नमस्कार, लाइट योर सेल्फ के अंदर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस की। इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि एक्टिव से हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और हम समझेंगे कि आखिर एक्टिव वॉइस अगर है तो पैसिव वॉइस की क्या जरूरत पड़ी, अगर पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस की क्या जरूरत है। इसका स्ट्रक्चर समझेंगे और हम ये जानेंगे कि आपकी रियल लाइफ के अंदर एक्टिव और पैसिव वॉइस कहाँ यूज होते हैं। ठीक है जी, क्या आपको इन्हें एक्टिव या पैसिव में बदलने की जरूरत है भी या नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर किस तरीके के साथ पैसिव और एक्टिव वॉइस यूज किए जाते हैं उसे समझेंगे। ठीक है जी, चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि हम आज जो सीखने वाले हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस उसके पैसिव वॉइस को सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जो टेंसेस के सेंटेंस होते हैं वो सिर्फ वो होते हैं जहां पे क्रिया होती है, एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य के अंदर बात चल रही हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है जी, वो करता होता है, यानी कि या तो उसने कोई कार्य करना है या कर चुका है, या करने वाला था या करता था या करेगा। ठीक है जी, कोई क्रिया करेगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस टेंस कवर करता है। ही इज अ गुड बॉय, ये टेंस का सेंटेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है जी, अब मैं आपके सामने एक चार्ट रख रहा हूं, ये वाला। ये चार्ट को आप ध्यान से देखिए और अपने ध्यान देना है इज आर एम के ऊपर। तो आप पाएंगे कि ये कंटिन्यूस के अंदर सिर्फ यूज हो रहा है इज आर एम, पूरे टेंस के अंदर इज आर एम का कहीं प्रयोग नहीं हो रहा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको इज आर एम का प्रयोग मिले तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी जरूर होना चाहिए। अगर आईएनजी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस आपके टेंस का नहीं है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, इसे अपने दिमाग में अच्छे तरह से बैठा लीजिए कि अगर इज आर एम का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ अगर आईएनजी का प्रयोग नहीं हुआ, वो कंटिन्यू के अंदर नहीं है, तो वो सेंटेंस आपके टेंस का सेंटेंस नहीं है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। वी डांस, हम डांस करते। ठीक है, तो एक सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और एक क्रिया हो तो एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है, वो अपनी सेंस दे देता है। वी डांस मतलब हम डांस करते हैं, बस यहीं तक है। इसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे नहीं, किसी के और ऊपर नहीं पड़ रहा, मतलब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, करता है। वी मतलब हम और डांस एक क्रिया है। ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जहां पर आपका ऑब्जेक्ट ना हो वहां पे हम पैसिव वॉइस तैयार नहीं कर सकते। पैसिव वॉइस के लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही बाद में सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। स्ट्रक्चर अभी आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल और लेते हैं। इसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है जी, देखते हैं अगला सेंटेंस देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखता है। अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो अ लेटर जो इसके ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है ना, ही मतलब वह, राइट्स मतलब लिखता है, एक क्रिया है राइट्स। अ लेटर क्या लिखता है? अ लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है। अगर मुझे इसका पैसिव बनाना हो तो मैं इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले लिखूंगा, सब्जेक्ट बना दूंगा। ठीक है ना, अ लेटर। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? अ लेटर के बारे में। अ लेटर इज आ गया, रिटन। पैसिव वॉइस के अंदर इज आर एम आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या लिखा? अ लेटर इज रिटन बाय हिम, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये है। सुनिए, एक बात आपने और याद रखनी है। यहां जब मैंने पहला वाक्य जो लिखा ही राइट्स अ लेटर, कि वह लेटर लिखता है, हम उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में? किसी और आदमी के बारे में बता रहे हैं कि वह लेटर लिखता है। ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यहाँ पे हम लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? लेटर को, कि लेटर उसके द्वारा लिखा जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पैसिव वॉइस हम क्यों यूज करते हैं? बेसिकली पैसिव वॉइस तब यूज किया जाता है जब हमने काम के होने के बारे में बताना हो, कि काम हो चुका है, काम की इंपॉर्टेंस हो, करने वाले की इंपॉर्टेंस ना हो, या फिर हमें करने वाले के बारे में ही ना पता हो, तब हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको
बाद में समझाऊंगा। हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जाके आपको और पैसिव वॉइस के बारे में क्लैरिटी हो सके। आपसे नहीं कह रहा था कि ही है जो हिम में चेंज हो जाता है। आप देखिए कि जब मैंने पैसिव वॉइस लिखा, लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी लेटर उसके द्वारा लिखा जाता है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे हिम की जगह ही लगा दीजिए, ठीक है, तो फिर उसकी सेंस क्या निकलेगी? अ लेटर इज रिटन बाय ही, यानी कि अब पत्र लिखा जाता है किसके द्वारा? वह। तो ये तो कोई सेंस नहीं बनी ना। सेंस क्या बननी चाहिए कि पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है जी, हमने ना उसके, इसलिए हमने यहाँ पे हिम का प्रयोग किया, ही का प्रयोग नहीं किया। चलिए कुछ और सेंटेंसेस ले लेता, एग्जांपल ले लेता हूं जल्दी जल्दी, ताकि आपके स्ट्रक्चर को समझ सके। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि असल जिंदगी के अंदर पैसिव वॉइस कहाँ यूज होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं। दे ईट एप्पल्स, वह एप्पल खाते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाना हो, एप्पल्स आर इटन बाय देम, उनके द्वारा एप्पल खाया जाता है। उनके द्वारा एप्पल खाया जाता है। दे मतलब वह एप्पल खाते हैं, उनके द्वारा का देम आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। शी क्लीन्स द हाउस, वह हाउस क्लीन करती है। हाउस इज क्लीन्ड बाय हर, कि हाउस उसके द्वारा क्लीन किया जाता है। दे ग्रो वेजिटेबल्स इन द गार्डन, वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द गार्डन बाय देम, यानी कि उनके द्वारा गार्डन में वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। ठीक है जी, यहां तक आपने समझ लिया। अब इसके नेगेटिव को भी समझ लेते हैं। एप्पल की एग्जांपल ले लेता हूं। एप्पल्स आर इटन बाय देम, उनके द्वारा एप्पल खाए जाते हैं। नेगेटिव बनाना है तो आपने एप्पल्स आर नॉट इटन बाय देम, उनके द्वारा एप्पल नहीं खाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आपने इन सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस के इंटरोगेटिव बनाने हो तो वो कैसे बनाएंगे। सिंपल सा है। डू यू पॉलिश योर शूज योरसेल्फ, क्या तुमने अपने आप अपने शूज पॉलिश किए? ये है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे? आर योर शूज पॉलिश्ड बाय यू, कि क्या तुम्हारे द्वारा शूज पॉलिश किए गए। एक बात आपने याद रखी हुई है, ये सेंटेंस मैं दोबारा ले रहा हूं। देखिए, दे ग्रो वेजिटेबल्स इन द गार्डन, ठीक है, कि वह वेजिटेबल गार्डन में उगाते हैं। ये बात मैंने आपसे कही। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बना रहा हूं तो मैं द वेजिटेबल्स, उसी को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, द वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स आया है, एक से ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे आर का प्रयोग कर रहा हूं। वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द गार्डन बाय देम। अभी 2 मिनट पहले मैंने को टेबल भी दिखाया, मैंने कहा कि इज आर एम का जहां प्रयोग हो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, तो आईएनजी लगा होगा तो वो आपका टेंस का सेंटेंस होगा। यहाँ पे आप इज आर एम का प्रयोग देख रहे हैं और वो आपकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये आपने याद रखना है। तो ये आपके पैसिव वॉइस हैं। जब भी आप बी वर्ब देखें, बी वर्ब इज आर एम वगैरह होती है, वॉज वर्ब वगैरह होती है, अगर आप इन्हें देखें और इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हो तो याद रखिएगा कि वो पैसिव वॉइस होते हैं। चलिए अब आपने स्ट्रक्चर सीख लिया है कि इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। सब्जेक्ट जो होगा आप ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है। यहां तक आपने समझ लिया, सीख लिया, एग्जांपल्स आपको मिल गई। अब प्रॉब्लम ये कि अगर कोई आदमी लेटर लिखता है और मैं कहता हूं कि ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखता है, तो मुझे ये कहने की क्या जरूरत है कि अ लेटर इज रिटन बाय हिम, कि उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। इस चीज की जरूरत ही क्या है? अगर एक्टिव वॉइस के लिए बना ही हुआ है तो पैसिव वॉइस की जरूरत क्या है? तो मुद्दे की बात यह है कि ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए, स्ट्रक्चर तो उनका सही है और ये सही भी है, लेकिन रियल लाइफ में गलती है ये। क्योंकि जब मेरे पास उसके लिए एक्टिव वॉइस है कि मुझे ये कहना कि वो पत्र लिखता है, तो मैं क्यों ये कहूंगा कि उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है? या फिर मुझे कहना है कि वो अपना घर साफ करती है, तो मैं कह रहा हूं शी क्लीन्स द हाउस, वो अपना घर साफ करती है, तो मैं ये क्यों कहूंगा कि हाउस इज क्लीन बाय हर, कि उसके द्वारा घर को साफ किया जाता है? किस लिए? इसकी जरूरत क्या है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। पैसिव वॉइस की अपनी इंपॉर्टेंस है, एक्टिव वॉइस की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए कि पैसिव वॉइस किस तरीके से यूज होता है। ठीक है जी, ये देखिए, अगर आप घर में आए, आपका बड़ा भाई है और आपसे किताबें मंगाई हैं और आपने देखा कि आपका बड़ा भाई रूम में नहीं है और आपने किताब उसकी टेबल पे रख दी और आपसे पूछ रहा है बुक्स कहाँ है या बुक कहाँ है, तो आप क्या कह रहे हो? अ बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, कि जो किताब है वो टेबल पे रखी है। अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि मैंने
किताब टेबल के ऊपर रखी है। आप क्यों ये कहोगे? आप ये कहोगे किताब टेबल के ऊपर रखी है। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस आ गया, अब यहाँ पे एक्टिव की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। तो आप यही कहोगे कि बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, यानी कि किताब मेज के ऊपर या टेबल के ऊपर रखी हुई है। एक और सेंटेंस लेता हूँ, फूड इज प्रिपेयर्ड। मान लीजिए कि आप घर के अंदर और आपका सभी परिवार खाने का वेट कर रहा है, आपकी मदर बना रही है खाना और थोड़ी सी लेट होगी, और जैसे ही खाना बना तो वो क्या कहेंगी कि खाना तैयार हो गया है, खाना बन गया है। वो कभी नहीं कहेंगी कि मैंने खाना बनाया है, वो हमेशा क्या कहेंगी, फूड इज प्रिपेयर्ड, कि खाना तैयार है, ये कहेंगी, ठीक है ना। अब अगर कोई क्लोथ्स कोई आयरन करता है तो वो यही कहेगा ना, क्लोथ्स आर आयरन हियर, कि यहाँ पर क्लोथ्स आयरन किए जाते हैं। वो क्यों बाहर लिखेगा कि मैं क्लोथ आयरन करता हूँ या मैं कपड़े प्रेस करता हूँ? वो क्यों कहेगा सर? वो यही कहेगा कि यहाँ पे कपड़े प्रेस किए जाते हैं, यहाँ पे आयरन होते हैं क्लोथ्स, तो यही कहेगा क्लोथ्स आर आयरन हियर। यहाँ पे पैसिव वॉइस की ही जरूरत है। आगे देखते हैं, द कार आर रिपेयर्ड हियर, कि यहाँ पर कारों की मरम्मत होती है। यही इंसान लिखेगा अपने बोर्ड के ऊपर कि नहीं, और कहेगा भी ये कि यहाँ पर कारों की मरम्मत होती है, ठीक है जी। तो कार आर रिपेयर्ड हियर, इन जगहों पे पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। अब हम जानते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर किस प्रकार के पैसिव वॉइस आते हैं। शायद आपने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। चलिए पहला ही देख लेते हैं, 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, कि 70% जो अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है। किसने की हम जानते नहीं, ठीक है, और ना हमें बताने की जरूरत है, हम समझते भी नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं है। इंपॉर्टेंस किस चीज की है कि जो 70% एरिया है अर्थ का वो कवर्ड है वाटर से, तो यहां पर हम पैसिव वॉइस का आपको प्रयोग मिलेगा, ठीक है जी। अब देखते हैं, सन राइजेस एंड सेट्स आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कि जो सनराइज होता है, सन का उगना, सन का सेट होना, ढलना, वो घटित होता है किसके द्वारा? अर्थ की रोटेशन की वजह से। तो यहां पर आपको पैसिव वॉइस ही मिलेगा। सनराइज एंड सनसेट दो चीजें आर कॉज्ड, घटित होना, कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं, द टाइम ऑफ द डे एट एनी प्लेस इज डिटरमाइंड बाय द हाइट ऑफ द सन इन द स्काई। ये भी पैसिव वॉइस है कि द टाइम ऑफ द डे, कि दिन का जो टाइम है किसी भी प्लेस के ऊपर जो डिटरमाइंड किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? हाइट ऑफ द सन इन द स्काई। तो ये पैसिव वॉइस आपको मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, लेकिन बीइंग अ नेम उसे हम दे रहे हैं कि उसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो इज कॉल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल्ड, इज आपका बी वर्ब होगी, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। तो ये भी आपका पैसिव है, आर प्लेस्ड, किए गए हैं, किसने किए हैं हमें पता भी नहीं है, और हम जरूरी भी नहीं समझते उसे बताना कि किसने किए, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस ही आपको मिलते हैं। द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, कि जो सन के फैमिली मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम के, जो बाकी आपके ग्रह हैं, वो प्लेस्ड किए हैं सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम सन, सन से, सन के द्वारा नहीं, सन से कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज इक्लिप्स्ड। तो यहाँ पे इज नॉन, बी फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म को नॉन, ठीक है। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। अब और देखते हैं, द अमाउंट ऑफ द हीट इन अ डायरेक्ट वर्टिकल रेस इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ स्मॉल एरिया। तो कहते हैं अमाउंट ऑफ जो हीट होती है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करती है? वर्टिकल पर, स्मॉल एरिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है, इज कॉन्सेंट्रेटेड, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। Whereas the same amount of heat is spread, third form of the, over the large area in the case of oblique rays. The minimum distance of the earth from the sun is reached, third form of the verb, on or about January every year. It is a winter in the north hemisphere. North hemisphere के अंदर winter है, when the axis is
टिल्ड, इज टिल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अवे फ्रॉम द सन। तो इस प्रकार से आपके पैसिव वॉइस यूज होते हैं आपकी किताबों के अंदर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ये ज्योग्राफी की बुक थी जिसके अंदर से ये मैंने कुछ वाक्य उठाए हुए थे, ठीक है जी। ये कुछ बोर्ड से उठाए हुए थे, जैसे कार आर रिपेयर्ड हियर, यहाँ पे क्लास रिपेयर्ड होती है। तो ये मैंने देखा और जाना समझा कि जो हम पैसिव वॉइस समझते हैं, जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है जी, कि वेजिटेबल यहाँ पे ग्रोन किए जाते हैं या उसके द्वारा खाना खाया जाता है, एप्पल खाए जाते हैं, तो ये सेंटेंसेस एग्जाम्पल के लिए ठीक है और स्ट्रक्चर भी ठीक है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर इस प्रकार से सेंटेंस नहीं बनते हैं, उनकी कोई जरूरत भी नहीं होती है। तो किस तरह से आपके टेक्स्ट बुक्स के अंदर आते हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं मैंने आपको समझा दिया है। स्ट्रक्चर क्या था कि आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनता है, इज आर एम का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर इस तरह से लिखते हैं। चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं जहां पे हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, वृक्ष उगाएं, पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद।